हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में सभी का स्वागत है। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स की है, जिसमें पहला चैप्टर कर रहे हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब तक पढ़ चुके थे। अब इसके अगली टॉपिक जो आती है वह आता है गोलीय दर्पण। तो हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हम कहेंगे वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक गोलीय दर्पण जो होता है वह कांच का एक खोखला गोला होता है। अब उस गोले को पतले भागों में क्या कहते हैं, भाग से उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद अब उस पर क्या किया जाता है कि उसकी एक तरफ पारा या चांदी का लेप लगाया जाता है और उसके ऊपर लाल रंग या लाल ऑक्साइड की कलई की जाती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो दूसरा तल है वह परावर्तक तल बन जाता है। यानी आप लोग सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण आपका होता है वह एक खोखला कांच होता है। अब उसके एक भाग को जब काटा जाता है, काटने के बाद उसके जो किसी एक सतह पर पारे या चांदी का लेप लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाती है, जिसके कारण उसका जो दूसरा तल होता है वह क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। और जिसके हम उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का नाम देते हैं। और जो दर्पण मुख्यतः होते हैं, जो गोलीय दर्पण, वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। और एक समतल दर्पण भी होता है, जिसमें आप सभी लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन इसमें हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम इसमें दो टाइप्स के बनेंगे दर्पण। वह एक अवतल दर्पण होगा, दूसरा उत्तल दर्पण होगा। तो अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होगा। वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलई की जाती है, यानी ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर क्या की गई हो, कलई। वही जो कलई जानते हैं आप, पारे चांदी का लेप लगाने के बाद लाल रंग का ऑक्साइड लगाया हो, किस सिरे पर, बाहरी सिरे पर। तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। जो परावर्तन हो कहाँ से हो, अंदर की ओर दबी सतह से हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। चलिए देख लीजिए, अवतल दर्पण चित्र यहाँ पे बना हुआ है। यह देखिए, जो खोखला गोल जो कांच होता है इस तरह से पूरा एकदम गोल सा होता है। ये देख रहे हैं, गोल सा पूरा होता है। इसका हमने छोटा सा भाग क्या किया है, काट लिया है। काटने के बाद जो देखिए, इसका जो बाहर उभरा हुआ तल है उस पर हम लोगों ने क्या किया है, कलई किया गया है। ये जो ब्लैक देख रहे हैं आप, डॉटेड डॉटेड किया गया, हमारी जो कलई किया गया है। और जो इसका अंदर का सिरा है, अब यह सिरा कैसा बन गया है, परावर्तक तल बन गया है। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, हाथ से लगने के बाद, टकराने के बाद क्या इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण क्या है कि जिस ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो और प्रकाश का परावर्तन अंदर से दबे हुए तल से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण क्या होता है। वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है। अब देखिए, अवतल में क्या था कि उभरे हुए तल पर कलई की गई थी, लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात आती है तो इसमें देखिए दबे हुआ तल है ना, जो उस पर क्या किया गया है, कलई किया गया है, तथा परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है। और उसमें परावर्तन देख रहे हैं कहाँ से हो रहा है, उभरे हुए सतह से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, उभरे हुए सतह से हो रहा है, होता है। और यह क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यानी आप दर्पण की पहचान बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अवतल यानी जैसा, यानी अवतल का मतलब यह हो गया कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है। उत्तल का मतलब हो गया जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान करने में। तो हम यह जानेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम जानेंगे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं, अब उसको हम आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं में पहला है जो दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव
तो इसमें कहा गया दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब चित्र में देखा जाए कि दर्पण का ध्रुव कहाँ पर है। तो आप यह देख रहे हैं यहाँ आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पर उत्तल दर्पण है। आपको अवतल दर्पण भी है, आपके सामने चित्र बना है, और उत्तल दर्पण का। तो अब हमको यह देखना है कि ध्रुव, तो परावर्तक तल तो देखिए इसमें अंदर की तरफ होता है और इसमें बाहर की तरफ होता है। तो परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है, क्या कहा गया, परावर्तक तल का मध्य बिंदु। तो यह परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या है, P। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या है, P। और इसी P को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों के जो परावर्तक तल होते हैं, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है, उस तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से। अब दूसरा टॉपिक आता है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र के बारे में देख लिया जाए। गोलीय कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। गोले दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से। तो देखिए, जो आपको पता होगा गोलीय दर्पण जो होता है वह गोल, यानी एक खोखला गोला जो कांच का होता है, इस टाइप यहाँ समझ लीजिए, ऐसे होता है। और ये जो कांच का जो खोखला गोला होता है, इसका कहीं न कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। जो केंद्र होता है खोखले गोले का, जो कांच का खोखला गोला होता है, उसी का जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसको किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल C से। देखिए, यह जो आपका गोले का यह कटा हुआ भाग है, अगर इसको हम यहाँ पर केंद्र यह है आपका, इस तरह गोला बनाएं तो चारों तरफ एक बड़ा सा गोला बन जाएगा। और यही जो इसका केंद्र होगा गोले का, वही इस दर्पण का भी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से। यानी हम कह देंगे जो गोला होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, वही दर्पण का भी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल C से। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जब सेम कंडीशन वही बात आ गई कि जैसे आपने यह समझा था गोल क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो था वही जितना दूरी लेकर आप एक गोला बनाएंगे या वृत्त खींचेंगे, जितने उसमें की त्रिज्या होगी गोले की, वही दर्पण की भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यानी उसकी भी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होगा। अब वो देखिए, गोला आपका जो कांच का होगा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जिस कांच का वह गोला होगा, जिस लंबाई का, जिस त्रिज्या का, उसी हिसाब से इसकी त्रिज्या भी होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर गोला बड़ा होगा, जो कांच का गोला बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, और कांच का गोला अगर छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी होगी। जिस कांच से यह दर्पण बनाया जाएगा, जिस खोखले गोले के, उसकी जो त्रिज्या होगी वही उस दर्पण की भी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अगला टॉपिक आता है मुख्य अक्ष। तो देख रहे हैं ना आप, यह जो दूरी है, यह तो केंद्र हो गया। केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल R से। अब बात आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र C और ध्रुव के मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या कहलाएगा, CP। CP आपकी त्रिज्या भी होगी। और मान लीजिए दर्पण आपका बहुत आगे तक है, जो इसको दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है,
उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अच्छा, अगला जो टॉपिक आता है दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो जो आपका दर्पण का परावर्तक तल होता है, तो दर्पण का परावर्तक तल देखिए इसमें अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है। तो जो इसका तल होता है उसी की जो व्यास होता है, उसका जो क्या होता है, व्यास। व्यास क्या होता है, इसके दोनों सिरों से खींचा गया लंबवत दूरी। अब उसी का जो व्यास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। और इसमें दर्पण का द्वारक क्या है, यम, यम डैश है, इसमें भी क्या है, यम, यम डैश है। तो इस प्रकार से यह गोलीय दर्पणों संबंधी कुछ परिभाषाएं थीं। अब इसकी कुछ और परिभाषा है, अब उसको हम आगे देखेंगे। तब इसको आप लोग क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हैं या वीडियो को रोक कर इस सभी परिभाषाओं को लिख लीजिए। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया हो आपको वीडियो पीछे करके आप उसको समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे आगे अगली टॉपिक इसकी क्या है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है मुख्य फोकस। दर्पण के द्वारक के बाद अगला टॉपिक जो छठा नंबर का आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, चलिए इसको देख लिया जाए। कहेंगे गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष, देखिए आपका मुख्य अक्ष है, यह जो आपकी लाइनिंग है यह क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये जो चलने वाली क्या है, प्रकाश किरणें हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। कहा गया गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं यह मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ। देखिए यहाँ भी एफ है और यहाँ पर भी एफ है। हम कहेंगे कि जो पूछा जाएगा कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है फोकस दूरी। कि फोकस दूरी क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर यह हो गया दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पी। यहाँ पर भी क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव प्री। दर्पण का ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पर भी मुख्य फोकस और दर्पण का ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक कर यह चित्र भी बना लीजिए और यह परिभाषा भी नोट कर लीजिए। देखिए इसलिए पहले लिख दिया जाता है ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए पहले लिख कर फिर आपको क्या किया जाता है, समझा दिया जाता है। अगर दोनों काम एक साथ करना होगा तो यह वीडियो आपकी बहुत लिखने में बहुत टाइम लगता है और जिससे आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको पहले लिख दिया जाता है और आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ इसको आप तैयार करिए, समझिए कि क्या मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी, दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, जो भी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं उनको याद रखिए, उनको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमको इस टॉपिक में समस्या आ रही है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।